तो आज का टॉपिक है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो जैसा कि आप इसके बारे में इतना बेसिक सी बात जानते हैं जो आपने 10th क्लास से पढ़ी है कि गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करता है, पहचानता है। 3 डिवाइसेस के नाम आपने ज़्यादा सुने, एक तो एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर करंट को मेजर करता है, एमीटर उसकी वैल्यू बताता है कितना एम्पियर करंट है सर्किट में। वोल्टमीटर क्या करता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है सर्किट में क्या है। लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है आपका वो करंट की वैल्यू मेजर करके नहीं बताएगा कि कितना एम्पियर है, वो सिर्फ इतना बताएगा कि सर्किट के अंदर करंट है या नहीं, बस इतना सा इंडिकेट करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप उसकी इंटेंसिटी का आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो इंडिकेट करता है कैसे डिफ्लेक्शन देके, एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है उसमें। ठीक, निडल आती है, गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो आपका 0 पे रहता है मिडिल में। जैसे ही करंट आता है वो या तो लेफ्ट होता है या राइट होता है, उससे आइडिया लग जाता है कि हाँ करंट पास हुआ है। तो हमें इतना तो पता है कि ये करंट को डिटेक्ट करता है, जैसे हम करंट पास करते हैं उसमें निडल घूम जाती है, लेकिन उसमें ये आइडिया नहीं लगता कि अंदर हो क्या रहा है। हमने करंट पास करके ये निडल को घुमा कैसे लिया। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। इसके लिए आपको इसका कंस्ट्रक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन तो आपको डायग्राम में दिख जाएगा, बाकी का कंस्ट्रक्शन आपको इमेजिन करना पड़ेगा। चलिए इमेजिन करके देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कॉइल है, जो आपकी कॉइल ली है, करंट यानी कॉइल जिसमें आप करंट पास करेंगे, उसी से तो पता चलेगा कि नेगेटिव फील्ड उसमें आया, मतलब टॉर्क आया या नहीं आया। तो हमने ये माना है कि हमारी जो कॉइल है वो है ये PQR है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस है, जिसके लिए हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और शू मैग्नेट ले रखा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। फर्क बस इतना है कि अभी तक आपने उसके जो फेसेस हैं वो कैसे रखे होंगे, एकदम रेक्टेंगुलर टाइप का। लेकिन यहाँ कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ कर्वेचर दिख रहा है। यहाँ कैसा दिख रहा है, कर्वेचर प्रोवाइड कर रखा है आपने, कॉन्केव पोल फेसेस दे रखे हैं इनके दोनों लोग। इसकी वजह है, यही तो मेन वजह है इसकी, जो आपको वहाँ पर एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रही है। अभी देखते हैं कैसे होता। ये है कि जब आप ये कॉन्केव फेसेस प्रोवाइड करते हैं मैग्नेट में, तो यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैं यहाँ पर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो कॉइल है PQRS, इसका जो प्लेन है वो हमेशा पैरेलल रहता है इससे मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे आप पूरा घुमा दीजिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कॉइल है, तो ये कॉइल है आपकी PQRS, तो ये आपकी रोटेट कर रही है, ये कॉइल आपकी रोटेट कर रही है। ठीक, अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो मान लीजिए नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है। ठीक, आपने जनरेटर के केस में ये देखा था कि जब नॉर्थ से साउथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती हैं, तो आप जब इस तरीके से रोटेट करते थे तो फ्लक्स कभी इंक्रीज होता था, कभी डिक्रीज होता था, ये होता था। इस टाइम पर फ्लक्स 0 होता था, फिर यहाँ मैक्सिमम हो जाता था। कॉन्केव फेसेस की वजह से क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा इससे पैरेलल रहती है। ये पूरी लोकेशन में घूमता रहे, ऐसे घूमे तब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल रहेंगी, ऐसी लोकेशन में हो, ऐसा हो, ऐसा हो, यानी पूरे 360 डिग्री रोटेशन में जो कॉइल का जो प्लेन है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल रहता है। कैसा रहता है, पैरेलल। अब एक बात बताओ, अगर प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऑलवेज पैरेलल रहता है तो इसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ऑलवेज। और आपने पिछले डेरिवेशन में किया था कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो फोर्स कैसा हो जाता है, मैक्सिमम। कल ही किया था शायद हम लोगों ने ILV sin थीटा, ILV sin थीटा का ये फॉर्मूला लगाया था, जिसमें हमने देखा था कि जब थीटा 90 डिग्री होता है तो उस समय फोर्स कैसा हो जाता है। यही मेन वजह है कि हम लोगों ने यहाँ पर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया। इतनी बात क्लियर है कि ये रेडियल क्यों है। ये रेडियल इसलिए है कि हमेशा ये कॉइल 90 डिग्री बनाए, किसके साथ,
विद द मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर होगी। भाई कॉइल का मतलब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर हमेशा इसके साथ क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, और प्लेन ऑफ कॉइल इसके साथ पैरेलल रहती है। ये बात फिट होगी दिमाग में, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल रहती है हमेशा, और एरिया वेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम फोर्स मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें आप मान के चलिए करंट पास होता है, तो मैंने मान लिया करंट की डायरेक्शन ये है R S P और इधर Q, इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शन। तो चलिए अब फोर्स, जब आप जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर क्या लगता है, फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, लेफ्ट हैंड शुरू हो जाओ। मैग्नेटिक किस तरफ है, नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद करंट की डायरेक्शन जो पहले इस पर देखते हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो थंब मेरा कहाँ है, बाहर की तरफ, यानी इस पर फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वैसे ही इस वाले पर फोर्स क्या लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ आएगा, और ये इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा यहाँ पर कि ये दोनों ही फोर्स एक ही एक्सिस पर लग नहीं रहे, इसकी वजह से ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे, एक कपल बनाएंगे, और उस कपल की वजह से क्या होगा, टॉर्क लगेगा, यानी ये घूमना स्टार्ट करेगा। मैं बात बताता हूँ कि कपल का मतलब क्या है। तो चलिए देखिए कैसे। मान लीजिए ये वो कॉइल है, अगर मैं ये इसकी एक्सिस है, मान लीजिए ये इसकी एक्सिस है, अगर मैं इस पर यहाँ फोर्स लगाऊं, एक ऊपर 10 न्यूटन और एक नीचे 10 न्यूटन, ये कॉइल कहीं घूमेगी इधर से उधर, नहीं ना, एक 10 न्यूटन ऊपर की दिशा में और एक नीचे बीच में, कुछ होगा इसका। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों फोर्स की एक्सिस बदल ली, एक इधर आ गया और एक फोर्स, एक और पेन ले लो, एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक फोर्स नीचे की तरफ, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये घूमना स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से एक कपल आया यहाँ पर, इसे कहते हैं कि दो फोर्स जब आपस में कैसे हो, उनकी एक्सिस अलग अलग हो, तो उन दोनों फोर्सेस की वजह से वो घूमना शुरू कर देता है, और उस घूमने को हम क्या कहते हैं, टॉर्क। यहाँ पर भी क्या होगा, टॉर्क लगेगा, और हमें वही टॉर्क का फॉर्मूला निकालना है क्या आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आया। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। जैसा कि आपका लिखा हुआ है क्या, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि करंट कैरिंग कॉइल जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रहे हैं तो उस पर क्या लगता है, फोर्स, और वो फोर्स उस कॉइल को रोटेट कर देता है टू प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। एंगुलर डिफ्लेक्शन इज वाई है, हमने यहाँ पर एंगुलर डिफ्लेक्शन को फाई माना है, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इधर आते हैं। डायग्राम में हमने माना है कि नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है आपकी, कॉइल का नाम PQRS जो आपको दिख रहा है। उसके बाद इसकी डायमेंशन भी ध्यान रखिए, ये कॉइल की डायमेंशन यहाँ पर कितनी है, A, स्मॉल a, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली डायमेंशन क्या है, B, स्मॉल b। तो एरिया ऑफ कॉइल क्या आएगा, AB, लेंथ इनटू ब्रेथ, रेक्टेंगुलर कॉइल लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया निकालने के लिए दिस डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों क्या होगा, इनटू कर देंगे आप। चलिए नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो ये जो कॉइल है आपकी, वो एक सिलेंड्रिकल कॉइल जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, किसके, सिलेंड्रिकल फोर पीसेस ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, जो कि मैंने बता दिया है। हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ये वाली कॉइल, ठीक, यानी कि एक्सिस इसका दोनों का सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब हुआ क्या, इस रेडियल मैग्नेट, तो मैं बता ही चुका हूँ, इसी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज 90 डिग्री बनाता है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और प्लेन ऑफ द कॉइल कैसा रहता है, ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब आगे इतनी बात तो क्लियर हो गई, आपको ये पता चल गया टॉर्क क्या आया। तो चलिए अब टॉर्क का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, अभी आपने पढ़ा था ILB sin थीटा, इसमें थीटा क्या था, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल हमेशा कितना बन रहा है, 90 डिग्री, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर sin 90 लिख दिया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात आती है तो वो क्या है, उसके लिए क्रॉस सेक्शन का डायग्राम देखिए। अब ये पता डायग्राम कैसा है, मान लीजिए ये कॉइल थी, ये कॉइल घूम रही है, मैं तो आपको ऐसे दिखा रहा हूँ,
लेकिन जब साइड से दिखाएंगे जब कॉइल घूम रही होगी तो आपको उस कॉइल का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा होगा, ए डायमेंशन वाला या बी डायमेंशन वाला, कौन सा दिख रहा होगा? ए दिखेगी या ये बी दिखेगी आपको? ए दिखेगी। तो ये जो डायग्राम बनाया मैंने उसका साइड का क्रॉस सेक्शन दिखाने के लिए, तो आपको ये कौन सा घूमता हुआ थीटा एंगल से जब कॉइल घूम गई वो वाला डायग्राम है। तो हमने मान लिया कि ये थीटा एंगल से घूम गई, यहाँ पर ये थीटा एंगल से घूम गई कॉइल। तो हमने देखा यहाँ पर कि ये जब थीटा एंगल से घूम गई तो यहाँ पर ए डायमेंशन आएगी, बी वाली तो डायमेंशन आएगी। तो ये फोर्स लग रहा था इस तरफ, मान के चलिए मैंने ये वाला फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इन दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? चलिए देखते हैं। एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? साइन थीटा लगाऊंगा, कॉस थीटा, साइन। जरा इस ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर निकालिए क्या आता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा? ए साइन थीटा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने वहां अप्लाई की तो क्या आ जाएगा? ए साइन थीटा इधर आ गया। अब ये बताइए जरा लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है इस केस में? आई तो करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या आएगा? ए या ये बी? बी आएगा, क्योंकि फोर्स उसी पे लग रहा है, ए वाले पे नहीं लग रहा है। फोर्स किस पे लग रहा है? बी वाली। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। अब उसके बाद हमने किया क्या? जब वैल्यू पुट कर दी तो हमने स्मॉल ए और स्मॉल बी को हमने एक ब्रैकेट में रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इंटू बी क्या होता है? एरिया ऑफ कॉइल। क्या होता है? तो हमने क्या किया, अगली लाइन में कैपिटल ए एरिया लिख दिया और फॉर्मूला बन गया टॉर्क का आई ए बी साइन थीटा। क्लियर? जब अभी तो हमने सिर्फ एक ही टर्न ड्रॉ किया है, बट रियलिटी में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या मान लिया? कैपिटल एन। क्या मान लिया? तो टोटल टर्न्स के लिए टॉर्क क्या आ जाएगा? एन आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पर जो एन आई ए है उसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी करंट इनटू एरिया को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल। तो हमने क्या किया? एन आई ए की जगह स्मॉल एन लिखा, एन बी साइन थीटा। और ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी का आ रहा है और साइन थीटा लगाया है। डॉट प्रोडक्ट आएगा क्रॉस क्रॉस, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है, एम क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म लिखी है मैंने। क्या लिखी है? वेक्टर फॉर्म। तो ये आ गया डिफ्लेक्टिंग रॉड का फॉर्मूला, जिसमें एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉइल। फॉर्मूला एम का एन आई ए। एन आई ए का मतलब एन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, आई फॉर करंट, ए फॉर एरिया ऑफ कॉइल। अब हमने ये माना, इसके बाद क्या हुआ? आपने करंट पास किया, करंट पास होने के बाद कॉइल भी घूम गई, ये कॉइल घूम गई। अब ये कॉइल किसी से कनेक्टेड भी होगी। वैसे तो बहुत सारे सेटअप होते हैं उसमें। ये कॉइल जो है वो बियरिंग से कनेक्ट होती है, जॉइंट बियरिंग्स कहते हैं उसे। वो जॉइंट बियरिंग से कनेक्ट होने के बाद ये सेटअप फिर कनेक्टेड होता है किससे? फॉस्फर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग से। किससे? फॉस्फर, ये मटेरियल का नाम है। वैसे तो हेयर स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग वैसी है जैसे आपने देखी है, बस वो स्प्रिंग जो है काफी लाइट होती है, हल्की सी होती है। और ये पूरा जो कॉइल है वो पता है एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर बॉन्डेड होता है, एल्यूमिनियम फ्रेम पर बॉन्डेड होता है। तो इसका जो कनेक्शन है बियरिंग में जाता है, बियरिंग के बाद कनेक्शन कहाँ पहुंचता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग से। अब स्प्रिंग की कहानी तो आप जानते हैं क्या होता है। स्प्रिंग के एक तरफ जब आप उसको टॉर्क प्रोवाइड करेंगे तो दूसरी तरफ क्या करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। भाई स्प्रिंग जैसी, मान लो स्प्रिंग आपने ओरिजिनली हाथ में रखी, स्प्रिंग को आप घुमाओ, खींचना नहीं है, घुमाना है, टॉर्क दिया है। जब आप अपने फोर्स लगाकर उसे घुमाएंगे तो स्प्रिंग क्या कोशिश करती है? वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है। उसी कहा जाता है रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या कहा जाता है?
तो मैंने मान लिया कि रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला हमने मान लिया कितना है, फाई एंगल से घूमा। कितने एंगल से घूमा? फाई एंगल माना है हमने। आप चाहे तो कोई भी सिंबल ले सकते हैं। तो हमने माना कि जब मैंने स्प्रिंग को घुमाया, ये है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये जो निकल गया है ये क्या है? ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है NIAB sin थीटा। अब इस केस में ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो किस में प्रोवाइड किया हमने? फॉस्फर ब्रोंज के हेयर स्प्रिंग में। वो क्या प्रोवाइड करेगा? वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों लोग बराबर होंगे। तो हमने किया क्या? इन दोनों के फॉर्मूले बराबर किए। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? NIAB sin थीटा, जिसमें थीटा ऑलवेज इन दिस गैल्वेनोमीटर सेटअप थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो वहां क्या लिख दिया मैंने? sin 90 डिग्री। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? K फाई। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रिस्टोरिंग टॉर्क का, जिसमें K स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, टॉर्जन कांस्टेंट होता है, या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है। ये फॉर्मूले इसी के नाम से ही आया है, क्योंकि फाई का जो एंगल है उसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब कितने एंगल से आपने उसे घुमाया, समझ गए? कितने एंगल से आपने उसे रोटेट किया, घुमाया, उसे कहा जाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो ये जो फाई है वो क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट है। यानी ये एंगुलर डिफ्लेक्शन जो लिखा है इसी को क्या कहा जाता है? ये है आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट। अब जब इन दोनों को आपने बराबर किया तो जो इनटू का K है वो कहां जाएगा? अपॉन में। तो ये जो ब्रैकेट में x का कांस्टेंट आया NAB अपॉन K, आपको नहीं लग रहा कि ये कांस्टेंट है? कांस्टेंट है कैसे? नंबर ऑफ टर्न्स आपके एक बार आपने सेटअप कर दिए वैसा ही रहेगा, एरिया ऑफ कॉइल भी वही रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की सेटअप जो आपने की वो भी वही रहेगी, एक बार आपने हेयर स्प्रिंग लगा दी वो भी वही रहेगी। यानी एक बार गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन होने के बाद आप ये बदल नहीं सकते। तो ये तीनों फैक्टर, चारों फैक्टर्स कैसे हो गए? आपके कांस्टेंट हो गए। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि फाई जो है यानी एंगल ऑफ ट्विस्ट जो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब करंट ज़्यादा, एंगल ऑफ ट्विस्ट ज़्यादा, करंट कम, एंगल ऑफ ट्विस्ट कम। और यही होता है गैल्वेनोमीटर के साथ। जब करंट ज़्यादा होता है तो निडल ज़्यादा डिफ्लेक्ट होती है, जब करंट कम होता है तो निडल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होती है। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसी फॉर्मूले में ये जो I अपॉन फाई अगर आप निकालें तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बताता है। क्या बताता है? इसका एक्सपेरिमेंट भी 12th क्लास में था कि गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट बताओ, गैल्वेनोमीटर की फिगर ऑफ मेरिट बताओ। तो वो फिगर ऑफ मेरिट कह लो या गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कह लो, एक ही बात है। तो I अपॉन फाई अगर इस फॉर्मूले में देखिए क्या आता है? इनटू का ये फाई जो है वो अपॉन में आएगा तो क्या आएगा? K अपॉन NAB। तो ये जो K अपॉन NAB आ गया, ये क्या है? फिगर ऑफ मेरिट। क्या है ये? इसमें अगर कोई टर्म आपको नहीं समझ में आ रहा तो बताइए, एक बार और बता दें। क्लियर है? अब एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं हुआ क्या था। वर्किंग गैल्वेनोमीटर में करंट पास हुआ, करंट पास हुआ मतलब इस कॉइल में करंट गया। ठीक, जैसे इस कॉइल में करंट गया, हम जानते हैं कि यहाँ पर पहले से क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप क्या करें, अगर उसमें करंट पास करें तो क्या होता है? फोर्स। एक तरफ फोर्स अपवर्ड लग रहा है, एक तरफ फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है। एक्सेस अलग अलग होने की वजह से इक्वल और अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे? कपल जनरेट करेंगे और वो घूमना शुरू कर देगा, जिसे इंग्लिश में आप कॉइल कहते हैं। जब वो कॉइल घूमेगी तो ये रोटेशन किससे कनेक्टेड है? ये जो कॉइल है वो आपकी बेयरिंग से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? जॉइंट बेयरिंग्स कहा जाता है। उसके बाद वो किससे कनेक्टेड है? फॉस्फर ब्रोंज हेयर स्प्रिंग से। ये घूमेगा तो हेयर स्प्रिंग भी घूमेगी, ये घूमेगा तो हेयर स्प्रिंग भी घूमेगी। और हेयर स्प्रिंग में क्या आता है? रिस्टोरिंग टॉर्क आता है। और जो एक हिस्सा हेयर स्प्रिंग का किससे कनेक्टेड है? इससे। हेयर स्प्रिंग का एक हिस्सा वन एंड किससे कनेक्टेड है? इससे। और दूसरा किससे कनेक्टेड है? उस पॉइंटर से जो तुम्हें गैल्वेनोमीटर में दिखाई देता है स्क्रीन पर। तो जब ये घूमता है हेयर स्प्रिंग घूमती है,
हेयर स्प्रिंग घूमती है तो उससे लगा हुआ पॉइंटर भी घूम जाता है और हमें पता चल जाता है कि हाँ करंट आया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हुआ, इससे पता चलता है। समझ में आ गया? इसमें और कोई डाउट? लिख लीजिए।